नमस्कार दोस्तों। एनडीए सरकार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद अपना नियमित बजट लेकर हाजिर हुई है। पिछले 23 जुलाई को यह बजट पेश हुआ। इस बजट के आने के एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि हमारे देश के लिए एक क्रांतिकारी बजट कैसा होना चाहिए। अब जब यह रेगुलर बजट आ गया है तो उसकी समीक्षा करना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर हम बजट को देश के स्वास्थ्य के लिए एक दवा के रूप में समझें और फाइनेंस मिनिस्टर को एक डॉक्टर के रूप में समझें, तो जरूरी है कि पहले यह समझा जाए कि मरीज की स्थिति क्या है, यानी हमारे देश की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसकी प्रॉब्लम्स है, क्या इसकी चुनौतियां हैं। फिर उस चुनौतियों और स्थिति के संदर्भ में जो भी बजट आया है उसकी समीक्षा की जाए। दोस्तों, ये समीक्षा इसलिए बहुत जरूरी हो जाती है और एक गहन समीक्षा की जरूरत है, क्योंकि इस बजट में ये बार बार कहा गया है कि ये काम हम 5 साल के लिए कर रहे हैं, ये काम हम इतने दिनों के लिए कर रहे हैं, हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर रहे हैं और ये 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के उद्देश्य को लेकर ये बजट लाया गया है और एक नीतिगत निरंतरता की बात करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस बजट की गहन समीक्षा की जाए और देखा जाए कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या इसमें कुछ सुधार संभव था और यदि हाँ तो क्यों। दोस्तों, मैं इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट पहलू पे आपसे चर्चा करूंगा। पहली चीज, हमारे देश की वर्तमान स्थिति क्या है, उसकी वर्तमान चुनौतियां क्या है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जो बजट आया है इसमें क्या प्रोविजन है, फाइनेंशियल्स क्या है, इसके योजनाएं क्या क्या है, और उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा कि कौन सी पॉलिसी सही है, कौन सी पॉलिसी सही नहीं है और क्या होना चाहिए था। इसलिए आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि इस बजट के हर पहलू से आप वाकिफ हो सकें। मैं शुरू में ही कह देना चाहता हूं कि बजट थोड़ा, ये जो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, क्योंकि मेरा प्रयास है कि इस बजट के विभिन्न पहलुओं पे मैं चर्चा कर सकूंगा। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है। लेकिन दोस्तों, इसके पहले कि मैं इस विषय पे चर्चा शुरू करूं, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरा लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको 2 लिंक मिलेंगे। एक लिंक मिलेगा फ्री वेबिनार का और दूसरा लिंक मिलेगा सजेशन फॉर फ्री वेबिनार। अगर आपका मनपसंद विषय पे कोई वेबिनार ऑलरेडी शेड्यूल्ड है तो आप अपने को रजिस्टर कर लीजिए, हम आपको इनवाइट कर लेंगे। और अगर नहीं है तो आप सजेशन दे दीजिए, उसके अनुसार हम ऑर्गेनाइज करके आपको इनवाइट करेंगे। दूसरी चीज, अगर आप व्यक्तित्व विकास के फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, उसमें होने वाली चर्चाओं में भाग लेना चाहते हैं, तो हमारा डिस्कशन फोरम ज्वाइन करिए जिसका नाम है प्रयास विचार मंच। इसका भी लिंक दिया गया है, आप उसको क्लिक करिए, अपने डिटेल्स दीजिए, हम आपको इनवाइट करेंगे, पार्टिसिपेट कराएंगे। तीसरी चीज दोस्तों, मेरा मानना है कि जब तक हमारा सोच और विचार सही नहीं होगा, हम सही कर्म नहीं कर पाएंगे और जब तक हम सही कर्म नहीं करेंगे
तब तक हम सफल नहीं हो सकते, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। इसलिए सोच और समझ को सही करने के उद्देश्य से आपके बिहेवियर में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाने के लिए मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का निर्देशन कर रहा हूं, जिसका नाम है प्रयास फाउंडेशन कोर्स। इसके 5 मॉड्यूल हैं। छात्रों, वर्किंग प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एंटरप्रेन्योर्स और रिटायर्ड लोगों के लिए अलग अलग। अगर आप इसका डिटेल जानना चाहते हैं तो इसका भी लिंक उपलब्ध है, आप उसको क्लिक करिए और आपको बेसिक इसकी पता चल जाएगी। और अगर आप 5 मॉड्यूल अलग अलग समझना चाहते हैं डिटेल में, तो वेबसाइट पे जाइए, सारी सूचना वहां उपलब्ध है। आप उसको पढ़िए, समझिए, और अगर कोई चीज न समझ में आए तो हमसे पूछ सकते हैं। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि क्योंकि हमारा देश एक गरीब देश है, मैं नहीं चाहता कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस कार्यक्रम का लाभ उठा ना सके। इसलिए हमने एक स्पेशल रेवेन्यू मॉडल बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से गरीब व्यक्ति भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा। लेकिन इसके लिए हमको आपकी के सहयोग की जरूरत है। मैं आपसे रुपया पैसा नहीं मांग रहा। अगर आप पास 1 घंटे या थोड़ा ज्यादा समय खाली है अपना नियमित जो काम आप करते हैं उसके करने के बाद, तो वो समय हमें आप डोनेट कर दीजिए और अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन के ही माध्यम से हमारे इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आप संचालन कर सकते हैं, हमारे एक्टिविटी पार्टनर के रूप में, जिसको हम व्यक्तित्व विकास मार्गदर्शक मानते हैं। हम आपको पूरा गाइडेंस देंगे, ट्रेनिंग देंगे और आपको कुछ आय भी प्राप्त होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक को क्लिक करेंगे और किसी न किसी रूप में हमसे जुड़ने का निर्णय जरूर लेंगे। दोस्तों, आइए अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। पहला मुद्दा यह है कि हमारे देश की वर्तमान स्थिति क्या है। अगर हम आर्थिक विषमता की बात करें, तो अगर हम पर व्यक्ति वार्षिक आय की बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें, तो उसमें भयंकर असमानता है। जैसे सिक्किम में प्रति व्यक्ति आय 5.20 लाख करोड़ है, और वही आप अगर बिहार में आ जाएंगे तो प्रति व्यक्ति जो आय है केवल 84,000 रुपीज पर ईयर है। लगभग 6 गुने का फर्क है पर कैपिटा इनकम में। दूसरा, अगर हम देखेंगे कि फैक्ट्रियां कितनी किस स्टेट में है, क्योंकि उनसे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो तमिलनाडु अगर आप लेंगे तो वहां करीब 38,000 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं उस स्टेट के अंदर। और अगर आप मिजोरम में जाएंगे तो केवल 150 या 158 यूनिट्स हैं। अब आप आ जाइए सकल घरेलू स्टेट की जो उत्पाद है, स्टेट जीडीपी को हम देखते हैं कि इसमें कितना डिफरेंस है। तो अगर आप महाराष्ट्र को देखेंगे तो उसका जो जीडीपी है 40.44 लाख करोड़ है, यानी 40 लाख करोड़ से ज्यादा उसका जीडीपी है एनुअल। और अगर हम बिहार को ले लें तो उसका जो जीडीपी है 9.77 लाख करोड़ के है, लगभग 4 गुने का अंतर है दोनों स्टेट में, जबकि जनसंख्या शायद बिहार की ज्यादा है महाराष्ट्र से।
अगर हम व्यक्तिगत स्तर पे आर्थिक विषमता की बात करें तो 1% पॉपुलेशन के पास 53% प्रॉपर्टी है। 1% जनसंख्या नीचे के जो 50% लोग हैं उनसे 1.5 गुना ज्यादा कमाती है और 6 गुना ज्यादा प्रॉपर्टी है उसके पास। तो ये तो हाल हो गया आर्थिक जो विषमता है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पे हो, चाहे स्टेट के स्तर पे हो, चाहे क्षेत्रीय स्तर पे। अब आप आ जाइए दूसरी जो है साक्षरता, लिटरेसी। लिटरेसी की बात अगर हम करें तो केरल एक ऐसा स्टेट है जिसकी जो साक्षरता है 96% से ज्यादा है। यानी 100 में केवल 4 व्यक्ति ऐसा जो साक्षर नहीं है, 96 लोग साक्षर हैं। और उसी के बगल में आंध्र प्रदेश है, उसकी साक्षरता 66% है। करीब 1/3 लोग साक्षर नहीं है। अगर आप हेल्थ पे आ जाइए तो जो मोर्टेलिटी रेट है, शिशु मृत्यु दर है, यानी 1000 लाइव बर्थ अगर होती है तो उसमें कितने बच्चे मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर हम मिजोरम को लें तो केवल ये 3 बच्चों की डेथ होती है, जबकि अगर हम मध्य प्रदेश को देखें तो 43 बच्चे 100 में से उनकी डेथ हो जाती है। कितना जबरदस्त डिफरेंस है, 10 गुने से भी ज्यादा का। अब हम अगर जनसंख्या की बात करें कि बिलो रिप्लेसमेंट लेवल की का जो मृत्यु या जन्म दर है उसकी स्थिति क्या है, तो अगर हम बिहार को लेंगे तो ये 3 है, यानी प्रति महिला 3 बच्चे पैदा होते हैं औसत। जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो केवल 1.4, कितना फर्क है, जबकि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 माना गया है। इसमें भी बहुत फर्क है। अगर हम एवरेज एज की बात करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, तो दिल्ली में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 75.8 है, यानी औसतन ये 75 साल से ज्यादा है। और यही अगर हम छत्तीसगढ़ को ले लें तो ये 65 वर्ष है। कहा 65, कहा 75, इतने का फर्क है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। तो हेल्थ पैरामीटर आपने देख लिया, उसमें भी फर्क है। साक्षरता आपने देख लिया, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देख ली। अब आइए थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जाए। अगर टेली डेंसिटी की हम बात करें कि प्रति 100 व्यक्ति कितना फोन है, मोबाइल है जो भी, तो अगर हम दिल्ली को लें तो ये जो है 280 से ज्यादा है, यानी प्रति व्यक्ति 2.8, यानी लगभग 3 कनेक्शन एक व्यक्ति के पर औसत दिल्ली में है। और वही अगर आप बिहार में चले जाएंगे तो ये 57 है, यानी आधा के लगभग कनेक्शन एवरेज आता है। तो इतना डिफरेंस है। अब अगर हम इकोलॉजी को देखें, फॉरेस्ट्री को देखें, ग्रीन कवर को देखें, तो अगर हम देखें कि किसी स्टेट का कितना % फॉरेस्ट है, तो मिजोरम में लगभग 85% जो एरिया है फॉरेस्टेड है। अगर हरियाणा में चले जाइए तो ये परसेंटेज 3.6 है, मानी 4% से भी कम जो जमीन है उसमें फॉरेस्ट है। इतना फर्क है फॉरेस्ट्री को लेकर।
अगर हम सैलरी की बात करें, जो बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनकी जो सैलरी है, और जो उनकी संस्था में जो स्टाफ काम कर रहा है, मैनेजर काम कर रहे हैं, उनकी जो औसत सैलरी है, दोनों का क्या रेशियो है। तो अगर हम हीरो ग्रुप को ले लें तो उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो 99 करोड़ रुपए पर साल तनख्वाह लेता है, जबकि उसकी जो औसत सैलरी है स्टाफ की 12 लाख के आसपास है, यानी 800 से ज्यादा गुना उसकी सैलरी है। विप्रो को ले लीजिए तो विप्रो की जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसकी सैलरी 82 करोड़ रुपए है, लेकिन उसका जो एवरेज सैलरी है स्टाफ की 9 लाख है, पे 900 से भी ज्यादा गुना है। अगर विदेश का ले रहे हैं तो ब्लैक स्टोन का जो सीईओ है उसकी सैलरी 1988 करोड़ रुपए है साल का, जबकि उसका जो स्टाफ है उसका जो एवरेज सैलरी 1.3 करोड़ है, तो करीब 1000 गुने से ज्यादा उसकी सैलरी है। तो दोस्तों इस तरह की सैलरी डिफरेंशियल है प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाएंगे, और यह डिफरेंशियल पब्लिक सेक्टर में नहीं है, गवर्नमेंट में नहीं है। दोस्तों ये हो गई हमारे देश की आर्थिक स्थिति, आर्थिक विषमता, हेल्थ का जो इश्यूज है और इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू। अब सवाल है कि इनके संदर्भ में चुनौतियां क्या हैं। सबसे बड़ी चुनौती है बढ़ती हुई बेरोजगारी, जिसकी वजह से भयंकर आर्थिक विषमता है, चाहे वो क्षेत्रीय लेवल पे हो चाहे व्यक्तिगत लेवल पे हो। उसके बाद जो शिक्षा प्रणाली हो बिल्कुल अप्रभावी है, नॉन इफेक्टिव है, खराब है, वो लोगों के अंदर नेसेसरी स्किल नहीं पैदा करती है ताकि वो जॉब पा सके। जो पब्लिक हेल्थ सर्विस होगी उसकी स्थिति बहुत खराब है। अगर आप वहां जाते हैं तो आपको न सही दवा मिलेगी न डॉक्टर मिलेंगे, और प्राइवेट में जाएंगे तो खुद कॉस्टली है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम न्याय की बात करें तो उसमें काफी लेट होता है, आज मुकदमा करेंगे 10 साल 15 साल 20 साल कुछ भी लग सकता है आपको, और काफी पैसा खर्च होता है आपका। हमारे देश की जो सीमाएं हैं उस पर भी हमको चुनौतियां हैं। बाह्य चुनौती की बात करें तो चीन और पाकिस्तान की जो जुगलबंदी है वो हमको परेशान कर रही है। आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो तरह तरह के आतंकवाद है, चाहे वो खालिस्तान मूवमेंट हो, चाहे नक्सल मूवमेंट हो, चाहे आतंकवाद तरह तरह का हो, उससे हमारा देश उसको प्रभावित है। दोस्तों एक बार हमने देख लिया कि हमारे देश की स्थिति क्या है, आर्थिक और चीजें क्या क्या चुनौतियां हैं, तो जो भी बजट आना चाहिए वो इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आना चाहिए। दोस्तों आगे हम इस बात की चर्चा करेंगे कि जो बजट आया है वो कैसा है, उसके अंदर क्या प्रोविजंस हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। दोस्तों जहां तक 23 जुलाई को पेश किए बजट का सवाल है, आइए देखते हैं कि उसमें क्या चीजें हैं, क्या उसका आकार प्रकार है, क्या उसका स्वभाव है। इस चीज को हम आपके सामने 3 पार्ट में पेश करेंगे। पहला हिस्सा आंकड़ों का है, कुछ स्टैटिस्टिक्स आप शेयर करेंगे, एलोकेशंस की बात होगी। दूसरे पार्ट में हम थ्रस्ट एरियाज की बात करेंगे, कहां कहां इसका फोकस है, जो 9 एरियाज बताए गए हैं जिस पर ये फोकस कर रहा है। और तीसरे पार्ट में जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स हैं उसकी हम बात करेंगे। तो आइए हम लोग आंकड़ों पे गौर करते हैं। इस बजट का जो टोटल साइज है 48.20 लाख करोड़ है, 48.20 लाख करोड़।
अगर पिछले साल के बजट को देखें तो उससे करीब 9% का इंक्रीज किया गया है, और अगर इसमें इन्फ्लेशन को माइनस कर दें तो शायद 3-4% का बढ़ोतरी आप कर सकते हो। तो मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल आउटपुट पिछले साल के बजट ने दिया, उसी के आसपास ये भी बजट अपना आउटपुट देगा, अगर उसी तरीके से काम किया गया। इस 38.20 करोड़ में से 11.11 यानी 11.11 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिससे आपकी रेलवे को पैसा मिला है, सड़क बनेगी, एनर्जी सेक्टर में पैसा लगेगा, कम्युनिकेशन में लगेगा, तमाम जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप के लिए ये लगेगा। ये मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 3 साल से एनडीए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया है। पिछले साल भी 10 लाख करोड़ का बजट बनाया गया था, हालांकि फाइनल में जो रिवाइज एस्टीमेट 9.47 के आसपास है, तो इस साल उसको बढ़ा करके 11.11 किया गया है। तो ये फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंटिन्यूअसली सरकार का बना हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। कहां तक अच्छी है इसमें बाद में हम चर्चा करेंगे। जहां तक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सवाल है, बाकी करीब 37 लाख करोड़ हमारा रेवेन्यू का खर्चा हम कर रहे हैं। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिटेल जानना चाहें तो रोड सेक्टर को 2.78 लाख करोड़ दिया गया है, जिसमें से 1.68 लाख करोड़ एनएचएआई को मिलेगा, उसमें से जो नेशनल हाईवे और सब चीजें बना रहा है। रेलवे को 2.55 लाख करोड़ दिया गया है। अच्छी खासी रकम रेलवे को दी गई है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। इस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे कि इसका कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, क्या इसके फायदे होंगे। एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो खर्चा आपको दिख रहा है उसमें से 11.43 लाख करोड़ यानी करीब इस बजट का 23% ब्याज के अदायगी पे जा रहा है, जो हमने अभी तक लोन लिया हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय जो हमारा टोटल जीडीपी है उसका 80% हमने लोन उठाया हुआ है सरकार ने। हमारा जो टोटल जीडीपी है 293 लाख करोड़ के आसपास है, उसका 80% आज की डेट में हमारे पास लोन है, जिस पर हमको ब्याज देना पड़ रहा है। तो एक बहुत बड़ा एक कमिटमेंट है खर्चे के साइड में। 23% करीब इंटरेस्ट पर हमारा जा रहा है। 2020-21 में जो लोन था जीडीपी का रेशियो 89% से ज्यादा था, जो अभी 80 लाया गया है, जो एक अच्छी बात मैं कह सकता हूं कि लोन पे हमारी जो डिपेंडेंसी है धीरे धीरे हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें, रिसीट्स की बात करें, तो 31.29 लाख करोड़ के करीब है, जो कि डिफरेंट सोर्सेस हमको आ रही है, टैक्स है और तमाम चीजें हैं। और इस साल भी हमने ये प्लान किया हुआ है कि 16.13 लाख करोड़ हम फिर लोन लेंगे। मतलब लोन हमको अभी भी लेना पड़ रहा है, हालांकि हमारी कोशिश होनी चाहिए धीरे धीरे ये कम हो, हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो। और अगर आप देखेंगे कि जो रेवेन्यू हमारी रिसीट्स हैं, यानी राजस्व की जो हमारी प्राप्तियां हैं, और जो राजस्व खर्चे हैं यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसमें 5.80 लाख करोड़ का गैप है, जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। ये मेरी समझ से एक शर्मनाक बात है, क्योंकि करीब 10 लाख करोड़ से ज्यादा हम जीएसटी जो ले रहे हैं, उसका 60% वो लोग दे रहे हैं जो 50% बॉटम पॉपुलेशन है,
जिसके घर में शायद खाने को पूरा नहीं है, फिर भी वो कंजम्पशन जो भी कर रहे हैं उस पर उनको जीएसटी देना पड़ रहा है डिफरेंट आइटम पे। तो करीब 6 लाख करोड़ वो लोग दे रहे हैं। और भी जो करदाता मिडिल क्लास, वो लोग भी बहुत मेहनत से टैक्स का पैसा देते हैं, और तरह तरह की ड्यूटी सरकार जो भी लेती है। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हाँ, कम से कम रेवेन्यू डेफिसिट जीरो होना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट या जो ओवरऑल जो घाटा है उसकी बात मेरे समझ में आ सकती है, क्योंकि हमारा डेवलपिंग नेशन है, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होनी चाहिए। कैसे इसको हम खत्म कर सकते हैं, इस पर हम बाद में चर्चा इस वीडियो के आगे जैसे बढ़ेगा हम करेंगे, और आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे हम कम कर सकते हैं। फिजिकल डेफिसिट 16.13 लाख करोड़ है जो हमको लोन से पूरा करना पड़ रहा है। तो ये घाटे का बजट है। पिछले जो भी बजट रहे हैं मोस्टली घाटे की बजट रहे हैं। हालांकि सरकार ने उसका जो टारगेट रखा हुआ है 4.9% का रखा हुआ है, और आगे उसको और कम करने का इरादा उसका है, लेकिन देखते हैं कि वो कैसा होता है। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि रेवेन्यू जो पैसा ट्रांसफर सेंटर करता है स्टेट को, वो भी अच्छी खासी रकम है। 22.75 लाख करोड़ जो है ट्रांसफर हो रहे हैं डिफरेंट हेड में डिफरेंट स्टेट्स को। दोस्तों, जैसे 48.20 करोड़ सेंट्रल बजट है। अगर हम इस ट्रांसफर को देखें स्टेट को और उनके बजट को जोड़ें, तो अगर टोटल बजट हम जोड़ें स्टेट और सेंट्रल मिला के, तो करीब 100 लाख करोड़ के करीब का बजट सरकारी बनता है। यानी इतना पैसा सरकार खर्च कर रही है, चाहे पूंजीगत करे चाहे राजस्व करे, जैसे भी करे। और हमारा जो जीडीपी है वो 293 लाख करोड़ है। अब जो सरकार 100 लाख करोड़ खर्च कर रही है, उसे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर खर्च कर रहा है, वो भी काफी सब्सटेंशियल अमाउंट है। मान लीजिए 100 लाख करोड़ वो भी कर रहा हो, तो 200 लाख करोड़ खर्च करके जो प्रोडक्शन हमारा टोटल कंट्री का है 293 है, यानी डबल से भी कम है, 1.5 के लगभग हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो पैसे की प्रोडक्टिविटी है हमारे देश में, चाहे सरकार द्वारा चाहे प्राइवेट सेक्टर द्वारा, वो काफी कमजोर है, काफी लो है। तो जो कैपिटल प्रोडक्टिविटी है उसको बेहतर करने की जरूरत है, और ये हमारे बजट की, सरकार के वर्किंग सिस्टम की कमजोरी है, जिसके वजह से ये प्रोडक्टिविटी लो है। इस पर हमको काम करना है। कैसे करेंगे हम इस वीडियो के आगे आपसे जरूर चर्चा करेंगे। अब आइए हम लोग कुछ इंडिविजुअल एलोकेशंस की बात कर लें। टोटल तो हमने बात कर ली, तो जो मेन मिनिस्ट्री है कम से कम उनसे बात कर ली जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिफेंस। हमने आपसे शुरू में ही वीडियो में बोला था कि हमारे सामने नेशनल सिक्योरिटी की बहुत बड़ी समस्या है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। चाइना और पाकिस्तान टीम बना लिए हैं और हमको परेशान कर रहे हैं, तो हम इस फ्रंट पे कमजोर नहीं पड़ सकते। तो जो डिफेंस को पैसा इस बजट में मिला है 6.22 लाख करोड़ मिला है, जो सबसे ज्यादा एलोकेशन है अगर सारी मिनिस्ट्री आप देख लें। मेरी समझ से डिफेंस हो या कोई मिनिस्ट्री हो, उसको होली काउ नहीं होना चाहिए। एक गहन एनालिसिस की जानी चाहिए कि क्या इतने पैसे की जरूरत है, क्या स्मार्टली इसको खर्च किया जा रहा है। अगर हम एक एग्जामिनेशन करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ पैसा इसमें कम हो सकता है। कैसे करेंगे हम बाद में आपसे डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को ध्यान लगा के सुनिए। अगला जो है होम मिनिस्ट्री है, 2.19 लाख करोड़ उसको दिया गया है। उसमें तमाम पैरा मिलिट्री फोर्सेज एक्सेट्रा जो इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करती हैं, सेंट्रल फोर्सेज को मैनेज करती हैं, तो उसको दिया गया है। रूरल डेवलपमेंट जो एक थ्रस्ट एरिया है बजट का, उस पर 2.66 लाख करोड़ अलॉट किया गया है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मोटा मोटी इतना पैसा दिया गया है। एग्रीकल्चर एक बहुत थ्रस्ट एरिया इस गवर्नमेंट ने चुना है, उसको उसने 1.52 लाख करोड़ दिया है, जो मेरी समझ से कम है। और अगर हम छोटे छोटे अलॉटमेंट देखें जो स्कीम रिलेटेड हैं, तो उसको भी थोड़ा एक नजर हम लोग डाल देते हैं।
जब चूंकि हमने मेन मिनिस्ट्री देख ली है, तो पहली चीज है कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, उस पर 30,170 करोड़ रुपया दिया गया है। 3 करोड़ मकान हमको बनाने हैं 5 साल के अंदर, जो कि अनाउंस किया गया है। आयुष्मान भारत को 7300 करोड़ दिया गया है, जो मेरी समझ से कम है हेल्थ की स्थिति को देखते हुए। इसके बाद जो आपका स्वच्छ भारत है, उसको भी अच्छा खासा पैसा दिया गया है। अगर आप ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन को ले लें, तो उसमें करीब 1500 करोड़ रुपया दिया गया है। और इसके बाद जो ट्राइबल वेलफेयर है, उसमें करीब 13,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें से 6399 करोड़ जो है एकलव्य मॉडल स्कूल्स के लिए है। स्टेट को इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंकरेज करने के लिए 1.50 लाख करोड़। ये उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से एक हेल्प दी जा रही है। अर्बन डिजिटल जो मिशन है, डिजिटलाइजेशन के स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए, उसको 1150 करोड़ रुपए दिए गए। टूरिज्म को 2479 दिए गए हैं। इसमें तमाम स्कीम है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये मोटा मोटी मैंने कुछ आपको आंकड़े बताए, लेकिन यहाँ एक चीज और हम लोग देख लें जब आंकड़ों की बात कर रहे हैं, कि जो रिसीट्स साइड में क्या चेंजेज आए हैं, टैक्सेशन में जो रिसीट का पैटर्न है क्या चेंज आया है। अगर हम 2004 से लेके 2024-25 के बीच का 20 साल का पीरियड देखें पिछला, तो जो ओवरऑल टैक्स कलेक्शन है, ओवरऑल जो रिसीट्स हैं 3 लाख करोड़ से बढ़ के 38 लाख करोड़ हो गई है, 13 गुना बढ़ी है इस बीच। अब इसमें हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें, तो डायरेक्ट टैक्स का जो शेयर है पहले 43% हुआ करता था, अब वो 57% है, यानी 14% उसका शेयर बढ़ा है डायरेक्ट टैक्स का। आपको इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी नया लाया गया, उसका अलग से फिगर आ रही है, पहले था नहीं, इसलिए कंपेरेबल नहीं। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, इसमें काफी सिग्निफिकेंट चेंज आया है। पहले ये 16% करीब हुआ करता था, अब 30% पहुंच गया है, लगभग डबल के करीब पहुंच गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास की इनकम किस हिसाब से बढ़ी है, और इसी हिसाब से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बढ़ी है। लेकिन इनकम टैक्स से पैसा आया है। कारपोरेट टैक्स वहीं का वहीं है, शेयर उसका जो पहले था 27%, वो अभी भी 27% है। यानी डायरेक्ट टैक्स में, कारपोरेट टैक्स में कोई चेंज नहीं है, इनकम टैक्स का प्रोफाइल बदली है। क्योंकि जीएसटी नया है, इसके बारे में हम चर्चा करना बेकार है। बाकी कस्टम एक्साइज में काफी कमी आई है, क्योंकि उसमें कुछ रिकॉन्फ़िगरेशन भी किया गया है। अब दोस्तों, ये तो हो गए आंकड़े। अब दूसरा जो पार्ट है कि थ्रस्ट एरिया इस बजट का क्या है। तो दोस्तों, इस बजट में सरकार ने 9 थ्रस्ट एरिया यानी फोकस एरिया चुना है, जिस पर फोकस कर ये बजट कर रहा है। पहला उसने कहा है एग्रीकल्चर। उसका कहना है कि एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में वो 18% है। लेकिन जो इसमें लोग लगे हुए हैं, जो इस पर आश्रित हैं, उनकी संख्या 45% है, उनका शेयर 45% है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट ये एक फोकस एरिया है एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसको कायदे से मैनेज किया जाए, कमर्शलाइज किया जाए, तो काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लोकल लेवल पे, रूरल एरिया में संभव है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो क्लाइमेट रेजिस्टेंस क्रॉप डेवलप करना चाहती है। 10 नई वैरायटी रिसर्च R&D करके डेवलप करना चाहती है, ताकि उनके पैदावार काफी कम न हो और वो क्लाइमेट की मार झेल सके। तो पहला जो थ्रस्ट एरिया है आपका एग्रीकल्चर का है। डिटेल में हम बाद में बात करेंगे इस पर। दूसरा जो एरिया गवर्नमेंट चुना है वो है स्किल डेवलपमेंट का। गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो भी
यूथ निकल रहा है पढ़ लिख करके, जो भी निकल रहा है 50% वो इम्प्लॉयबल नहीं है, उसके पास नेसेसरी कैपेबिलिटी स्किल्स नहीं है। और उस गवर्नमेंट ये भी उसने माना है कि 60% हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी उम्र 35 साल से नीचे है, यानी प्रोडक्टिव एज है। तो इनको स्किल करना बहुत जरूरी है, इसलिए इस एरिया को फोकस किया गया है। क्या क्या इसमें किया जाएगा उसमें हम बाद में बात करेंगे जब हम इनिशिएटिव की बात करेंगे। तीसरा जो क्षेत्र है जो एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है वो है एमएसएमई, मीडियम स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस। जीडीपी में इस सेक्टर का जो शेयर है 29% है, लेकिन जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें आधा शेयर इनका है। और करीब 3 करोड़ यूनिट हमारे देश में है, 2.7 या 3, डाटे पे मत जाइए, डाटा हमारे यहाँ बहुत रिलायबिलिटी नहीं है। और 20 करोड़ के लोग इसमें लगे हुए हैं, तो एक बहुत सिग्निफिकेंट ये सेक्टर है जिस पर गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट ने ऐसा माना हुआ है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। क्या क्या स्कीम है इसकी बाद में हम चर्चा करेंगे आपसे। अगला जो थ्रस्ट एरिया है वो है अर्बन डेवलपमेंट। सरकार ये मानती है कि भविष्य में काफी लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट करेंगे, इसलिए जो भी शहर है वो रहने लायक होने चाहिए, उनमें नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें ड्वेलिंग का सुविधा होनी चाहिए। इसलिए जब प्रधानमंत्री आवास की बात हो रही है तो रूरल यूनिट भी है, अर्बन यूनिट भी है। अगला जो है, गवर्नमेंट मानती है कि जब तक आप इनोवेशन और रिसर्च पर फोकस नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो ये पांचवा हमारा थ्रस्ट एरिया है इनोवेशन R&D पे। इसके लिए भी एलोकेशंस दिए गए हैं, उसमें हम बात करेंगे आपसे। अगला जो थ्रस्ट एरिया है एनर्जी सिक्योरिटी। गवर्नमेंट ये मानती है कि जो ग्रीन गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है, इमिशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, उसमें 33% की हम कटौती करेंगे इन कमिंग 5 ईयर। एक स्पेसिफिक टारगेट गवर्नमेंट ने लिया है, देखते हैं कि कहाँ तक हम पहुंच पाते हैं इस पर, लेकिन एक अच्छा फोकस एरिया है जिस पर हमको फोकस करना चाहिए। अगला जो है, जो फोकस एरिया है गवर्नमेंट का, वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म। गवर्नमेंट चाहती है कि सेकंड जनरेशन रिफॉर्म किए जाए डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर की जाए। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी डेवलपमेंट हो वो जॉब जनरेटिंग डेवलपमेंट हो, न कि केवल डेवलपमेंट हो। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म एक थ्रस्ट एरिया है जिस पर उन्होंने कुछ रोड मैप बनाने की कोशिश की गई है, जिस पे वर्क किया जाएगा। अगला जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर में कंटिन्यूअसली 3-4 साल से काफी अच्छा एलोकेशन दिया जा रहा है। रिजल्ट क्या हो रहा है उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन हाँ पैसा तो दिया जा रहा है। और लास्ट जो एरिया है सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन का विकास और सोशल जस्टिस। ये एक जो एरिया है उस पर वो फोकस करेगी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैसे कम की जाए, कैसे लोगों को स्किल किया जाए, कैसे लोगों को कैपेबल बनाया जाए। तो दोस्तों ये 9 स्पेसिफिक एरिया है। दोस्तों आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि स्पेसिफिक इनिशिएटिव कौन कौन से हैं जो इस बजट में लाए जा रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स की बात करें जो इस बजट में लिए गए हैं, उन 9 थ्रस्ट एरियाज को रिलेट करते हुए जो पहला इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट का ये कहना है कि आने वाले 5 वर्ष में 4.10 करोड़ जॉब बनाई जाएगी, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे डिफरेंट माध्यम से। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी चीज है कि 3 करोड़ नए रेजिडेंसेस बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में, ग्रामीण क्षेत्रों और शहर क्षेत्रों में मिलाकर, ताकि लोगों को
छत मिल सके, घर मिल सके। तीसरा जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है कि 1 करोड़ युवकों को इंटर्नशिप ट्रेनिंग दिलवाएगी 500 फेमस अच्छी कंपनियों में, यानी 20 लाख यूथ पर ईयर, जिसको कुछ इनिशियल 6,000 के आसपास भत्ता दिया जाएगा और फिर हर महीने 5,000 रुपए उनको मिलेंगे स्टाइपेंड के रूप में। और इस पर गवर्नमेंट 63,000 करोड़ रुपए लगभग खर्च करेगी। अगला जो है, जो गवर्नमेंट का प्लान ये है कि जो 1,000 ITIs हैं जो टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं, उनका अपग्रेडेशन किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से, और इस पर कुल 60,000 रुपए खर्च होंगे, 60,000 करोड़, जिसमें से आधा पैसा यानी 20,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 20,000 करोड़ स्टेट देंगे और 10,000 करोड़ CSR फंड से खर्च होगा इस पर। और इसके अलावा 5 ट्रेनर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे नेशनल लेवल पे, ताकि ट्रेनर्स को ट्रेन किया जा सके। अगला जो थर्स्ट एरिया इनिशिएटिव है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो MSME के लिए है, जो उसकी लोन की सीमा है 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दी गई है। और इस पर जब वो लोन लेंगे तो 3% उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, यानी जो भी इंटरेस्ट होगा उसमें 3% का रिबेट मिलेगा। अगला जो है, जो थ्रस्ट एरिया है, जो इनिशिएटिव है, वो क्लाइमेट रेजिस्टेंस क्रॉप डेवलप की जाएगी, ताकि वो क्लाइमेट चेंज को झेल सके, पैदावार में कमी ना आए। इसके लिए R&D की जरूरत पड़ेगी, ये काम किया जाएगा। 109 ऐसी वैरायटी बनाने की बात है जो क्लाइमेट को झेल सके। अगली चीज ये है कि 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए मोटिवेट किया जाएगा। लेकिन यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, और दूसरी तरफ वो 1.64 लाख करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रही है, जिसका बजट मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर और केमिकल के पास है। और जो पैसा अलॉट किया गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए वो काफी कम है, पिछले साल से भी बल्कि कम है। तो यहां पे हमको लग रहा है कि सरकार ने इंटेंशन जाहिर किया, लेकिन वो डाटा से सपोर्ट नहीं हो रहा है कि वो कहां तक कर पाएगी, कहां तक नहीं कर पाएगी। यहां मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि शुरू में जब फर्टिलाइजर यूज किए जा रहे थे, नाइट्रोजन, यूरिया एक्सेट्रा, तो प्रोडक्टिविटी 10:1 थी। अब वो प्रोडक्टिविटी 2:1 हो गई है, काफी कम हो गई है। अब उनका ईल्ड उसके हिसाब से बढ़ नहीं रही है। तो हमको जरूरत है कि फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को कम किया जाए, R&D करके इस चीज को ठीक किया जाए और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। सरकार ये चाहती है कि ऑयल सीड और पल्सेस को ज्यादा से ज्यादा किसान बोएं और पैदावार बढ़ाएं इसके लिए उनको वो इनकरेज कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया हो गया। मेरा ये मानना है कि जो सब्सिडी की जो फिगर है, जो फर्टिलाइजर की, वो अमाउंट जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर होना चाहिए, ताकि कोऑर्डिनेशन हो सके, न कि मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर और केमिकल के पास होना चाहिए। अगला जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इसमें 25,000 गांवों को ऑल वेदर रोड से कनेक्ट किया जाएगा, प्रोवाइडेड उनकी जनसंख्या 100 से ज्यादा हो। और इस पर काफी पैसा खर्च किया जाएगा, जो भी जरूरत होगी।
अगला जो एग्रीकल्चर के लिए ही कहा गया है कि 2 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज बनाई जाएंगी ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को क्रेडिट फ्लो बढ़ सके। अगला जो इनिशिएटिव है वो वेजिटेबल क्लस्टर बनाना है अराउंड कंजम्पशन सेंटर, जहां डिमांड है उसके आसपास वेजिटेबल के क्लस्टर बनाए जाएंगे, प्रोडक्शन किया जाएगा और उनकी मार्केटिंग और सेल किया जाएगा, जिससे लोगों को भी इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोग एब्जॉर्ब होंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी। हमने एकलव्य स्कूल की बात की है, ट्राइबल्स के लिए मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, इसके लिए अलग से प्रोविजन बजट में किया गया, जरूर मैंने बताया आपको। इसके बाद जो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार का यह मानना है कि 14 ऐसे सिटी चुने जाएंगे जिनकी जनसंख्या 30 लाख या उससे अधिक है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जाएगा, उसमें रेजिडेंशियल रेंटल यूनिट डेवलप की जाएंगी ताकि लोग उसमें रह सकें। अगला जो इनिशिएटिव है प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे जगह जगह पे, जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डेडिकेटेड होंगे, उससे रिलेटेड सारा लॉजिस्टिक सुविधा वहां उपलब्ध होगी, लैंड होगा, बिजली होगी, जमीन होगी, सब कुछ होगा। जो इच्छुक यूनिट्स है जस्ट उनको जाना है, प्रोडक्शन शुरू करना है, सब कुछ उनको रेडीमेड मिल जाएगा। इससे परहैप्स इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट मिलेगा, प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा, साथ कास्ट कुछ कम होगी क्योंकि लॉजिस्टिक फैसिलिटी सब एक जगह पे आपको मिल रही है। अगली चीज मैं कहना चाहूंगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ऐसा क्षेत्र है जो काफी निगलेक्टेड है इस समय। हालांकि रेलवे को पैसा मिल रहा है, मेट्रो को भी पैसा इस बजट में दिया गया है अच्छा खासा, लेकिन मेरा मानना है कि रेल और बस दोनों पब्लिक सेक्टर में एक स्ट्रांग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होने चाहिए ताकि लोग अपनी कार चलाने के लिए बाध्य ना हो, पॉल्यूशन ना करें, कंजेशन ना हो, गर्मी ना बढ़े। लेकिन दुख की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ई बस सेवा पे जो बजट दिया गया है वो तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन पिछले साल के बजट में जो प्रोविजन था उसका टेंडर अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, अभी तक टेंडर ही हो रहा था। तो इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर हो सके। एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट बैठाने का। तो इसमें जो भी कंजम्पशन रॉ मटेरियल का लगता है, चाहे निकल है, कोबाल्ट है, लिथियम है, उन सारी चीजों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है ताकि इनका ओवरऑल जो प्रोडक्शन कास्ट हो, जो कास्ट ऑफ पावर हो, वो कम हो। अगला जो है एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है कि जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है एमएसएमई के लिए, उसको 100 करोड़ तक कर दिया है। उसके लिए कुछ अपफ्रंट फीस है और फिर एनुअल फीस आपको देनी पड़ेगी रिड्यूसिंग बैलेंस के बेस पर। तो एक ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एमएसएमई इससे लाभ उठा सकते हैं। अगला जो रिफॉर्म की बात है, भू आधार, यानी हर लैंड पार्सल को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, चाहे वो गांव के प्लाट हो चाहे शहर का हो, ताकि लैंड ट्रांजैक्शन में फ्रॉड ना हो, एक आइडेंटिफिकेशन हो कि ये पहले बिक चुका है या जो भी है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेने जा रही है रिफॉर्म के फ्रंट। टूरिज्म को भी हमने आपको बताया कि अलॉटमेंट किया गया है और गवर्नमेंट का कहना है कि जैसे काशी कॉरिडोर बनाया गया, काफी वृद्धि हुई है विजिटर्स और श्रद्धालुओं की संख्या में, काफी इकोनॉमी को बूस्ट मिला है वाराणसी के। उसी तरीके से जो अन्य रिलीजियस प्लेसेज हमारे इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ इस तरह के कॉरिडोर हम बनाएंगे ताकि वहाँ भी इस तरह का डेवलपमेंट हो सके और हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकें। यहाँ मेरा ये मानना है कि टूरिज्म को केवल रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए,
अदर टूरिस्ट प्लेस भी हैं, नेचुरल टूरिस्ट प्लेस हैं, उनको आप डेवलप करिए, एक इकोसिस्टम बनाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी टूरिस्ट भी आएँ, उनसे भी हमको फॉरेन एक्सचेंज की कमाई होगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इसमें। दोस्तों अगली जो चीज़ है, जो ट्राइबल एरियाज हैं उसमें आर्टिजन हैं, क्राफ्टमैन हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको डेवलप किया जाएगा ताकि वो अपनी आजीविका कमा सकें, अपनी इनकम बढ़ा सकें। अगली बात है जो बैंक हैं, बैंक अपना अलग क्रेडिट असेसमेंट सिस्टम मॉडल डेवलप करेंगे डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर। देखेंगे कि जीएसटी का पेमेंट कैसे हुआ है, पीएफ कंट्रीब्यूशन पार्टी ने कैसे किया है, उस सारी चीज़ों को देख के क्रेडिट असेसमेंट करेंगे ताकि सही अप्रेजल कर सकें क्रेडिट वर्दीनेस का। अगला जो है एमएसएमई को जो थ्रेशहोल्ड है वर्किंग कैपिटल को रिलीज करने का, वो 250 करोड़ कर दिया गया है ताकि वो वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अगली जो बात है कि ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए 2 इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है। एक तो जो बेनामी प्रॉपर्टी कंट्रोल एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी है, उसमें जो बेनामीदार है उसको इम्यूनिटी देने का प्रोविजन कर रही है अगर वो जो रियल बेनिफिशियरी ओनर है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे, फुल डिस्क्लोजर दे, कोऑपरेट करे। क्योंकि नॉर्मली जो बेनामीदार होते हैं वो गरीब लोग होते हैं, नौकर होते हैं, ड्राइवर होते हैं, उनको अननेसेसरी पनिश करना ठीक नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहती है उनको इम्यूनिटी दे दे ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन दे दें और रियल बेनिफिशियरी पकड़ा जाए और ब्लैक मनी अनअर्थ हो सके। दूसरा जो अमेंडमेंट हो रहा है वो ये है कि जो मान लीजिए आपकी कोई फॉरेन इनकम है या फॉरेन असेट है और आपने आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं किया तो उस पर अभी पेनाल्टी काफ़ी ज़बरदस्त लग रही थी। इस पेनाल्टी को 10 लाख तक सीमित कर दिया गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ योर इनकम आर योर असेट वैल्यू। तो इससे कम से कम लोग डिस्क्लोज करेंगे, अपनी चीज़ को ऑनेस्टली बताने की कोशिश करेंगे और ब्लैक मनी आपका अनर्थ होगा। उसके बाद 1000 करोड़ गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है स्पेस इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए। वो चाहती है कि स्पेस इकॉनमी 5 टाइम्स बढ़े, इसके लिए 1000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। और इस सिलसिले में आपसे कहना चाहूँगा कि 1 लाख करोड़ का एक इनोवेशन फंड बनाया जा रहा है, उसका एक पार्ट है ये। तो उससे तमाम चीज़ें की जाएंगी, एक मैं ये आपको बता रहा हूँ। और इसके आगे जहाँ तक इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म पे फ्रेमवर्क बनाने की बात कही गई है, उसमें यह कहा गया कि जितने डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को हम बेहतर बनाएंगे, उनको मॉडर्नाइज करेंगे। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करें तो लैंड है, आपका लेबर है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, आपकी टेक्नोलॉजी है, ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इनको रिफॉर्म किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा। लैंड के बारे में ऑलरेडी हमने बोला कि आपको भू आधार के लागू किया जाएगा ताकि लैंड पार्सल को आइडेंटिफाई किया जा सके। लेबर रिफॉर्म किए जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को फोकस किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा। अब दोस्तों ये तो हो गए इनिशिएटिव। अब ये जो बजट आया इसको कुछ चीजों को लेकर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो पहली चीज मैं बोलूंगा जो सबसे अच्छी बात इस गवर्नमेंट ने किया है कि एंजल टैक्स को हटा लिया है। आज कोई स्टार्टअप अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाता है तो उसको 30% टैक्स लगाया जाता है अदर इनकम मान करके। ये उचित नहीं था क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता है। अगर अपने देश में इन्वेस्टमेंट आएगा तो कोई इंटरप्राइज चलेगी, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, तो उसको टैक्स लगा करके डिस्करेज करना ठीक नहीं है। लेकिन अभी भी जो वेंचर फंड के लोग काफ़ी आशंकित हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी है काफ़ी इंटेलिजेंट है, कुछ न कुछ रास्ता निकालेगी लोगों को फंसाने का। इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इसको ऑनेस्टली इसी को लागू किया जाए ताकि इसका रियल बेनिफिट लोगों को मिल सके। अगली बात लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की मैं बात करूंगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेशनलाइज किया गया है, यानी
जो रियल इस्टेट है चाहे गोल्ड है उस पर जो लॉन्ग टर्म गेन था वो 20% था। अब उसको कम करके 12.5 किया गया है, तो उसको रिड्यूस किया गया है, लेकिन साथ में इंडेक्सेशन बेनिफिट को विड्रॉ किया गया है। और इसके जैसे शेयर और चीजें पर जो अगर लॉन्ग टर्म जो गेन है अभी वो 10% था, उसको मार्जिनली बढ़ाकर 12.5 किया गया है। तो 20 को 12.5 नीचे लाया गया है और 10 को 12.5 लाया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि हमने ये इनकम बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं किया है, बल्कि हमने इसको सिंप्लीफाई और रेशनलाइज किया है। 20 को आप कम करके 12.5 पे लाए हैं और 10 को 12.5 किए हैं, और इससे कोई सिग्निफिकेंट नुकसान नहीं होगा जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूंगा आपसे कि रियल इस्टेट का जो बिजनेस है स्पेकुलेटिव बिजनेस बनता चला जा रहा है। इसलिए मेरी समझ से अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट विड्रॉ कर लिया गया है और टैक्स रेट थोड़े कम कर दिए गए हैं तो ये बेहतर है इस सेक्टर के लिए, ताकि जो प्राइसेज है रियल इस्टेट का वो रियल लेवल पे आ जाए, लोग उसको खरीद सकें। अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो खरीद करेंगे अपने लिए करेंगे, कंजम्पशन के लिए करेंगे, इस्तेमाल करने के लिए करेंगे, रहने के लिए करेंगे, न कि बेचने के लिए करेंगे। दोस्तों, मैं गोरखपुर में रह रहा था, एक एक आदमी के 10-10 प्लाट लेके छोड़ा हुआ था और हर जगह कूड़ा करकट हो रहा था। उसको ये चिंता नहीं थी, ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को थी, और वो जगह रहने लायक नहीं थी। ये इसलिए हो रहा था कि लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं लैंड के अंदर, बिल्डिंग के अंदर। तो ये स्पेकुलेशन की जो प्रवृत्ति है ये घातक है समाज के लिए भी और व्यक्तिगत लेवल पर भी। इसलिए जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट विड्रॉ किया गया है और टैक्स रेट कम कर दिया गया है, दोनों मिला के मेरा ये मानना है कि कम से कम इसमें एक स्पेकुलेशन की जो प्रवृत्ति है उस पर एक कुछ हद तक लगाम लगेगी और ये मार्केट अपने असली स्तर पे आएगा और लोगों को सही दाम में प्रॉपर्टी मिल पाएगी, जमीन मिल पाएगी, बिल्डिंग मिल पाएगी। आज ये स्थिति नहीं है। लोग आंख बंद करके मकान बनाते चले जा रहे हैं कि लोग खरीदेंगे और बेचेंगे, खरीदेंगे और बेचेंगे। और इसमें भी एक प्रोविजन है, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं उस पैसे को री इन्वेस्ट कर देते हैं दूसरी प्रॉपर्टी में तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, आप उससे एग्जम्प्ट हो जाओगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये टोटली निगेटिव चीज की गई है, सरकार ने सोच समझ के किया है, हमको उस पर विश्वास करना चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कि शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन है शेयर ट्रेडिंग और इस सारी चीजों पे, उसको बढ़ाया गया है, 15% से 20% किया गया है। इसको लेकर के भी काफी हो हल्ला हो रहा है। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग की जगह नहीं है, जुआ घर नहीं है, जा करके आप रोज बेचिए रोज खरीदिए। जो ट्रेडर्स हैं उनको तो गुस्सा आएगा इस बात को लेके, लेकिन एक आम इन्वेस्टर जो इन्वेस्टर के तरीके से वहां जा रहा है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको जो है उसको लिए ठीक है 10 से 12.5 दे देगा, कमाएगा तो देगा, नहीं कमाएगा नहीं देगा। लेकिन कम से कम इससे एक बात हो जाएगी, जो पिछले 3-4 दिन से शेयर मार्केट का ट्रेंड दिख रहा है कि कम से कम जो ओवर हीटिंग है उसमें कुछ कूलिंग आ रही है और वो भी अपने रियल लेवल पे कम से कम चला जाए। स्पेकुलेशन की वजह से, सो कॉल्ड स्पेकुलेटर की वजह से, सो कॉल्ड बुल एंड बियर की वजह से जो मार्केट को एक जुआ घर समझ दिया जाता है उसके अंदर काफी हद तक करेक्शन होगा। तो दोस्तों, मैं एक सारांश के रूप में कहना चाहूंगा कि इस बजट में डिफरेंट सेक्टर्स को पैसे दिए गए हैं, एलोकेट किया गया है। 9 जो फोकस एरिया बनाई गई है उस सबका एक ही उद्देश्य है कि जॉब फुल ग्रोथ, नॉट जॉबलेस ग्रोथ। आज विपक्ष का ये बहुत बड़ा आरोप था सरकार पे कि जो भी विकास हो रहा है उससे नौकरियां नहीं बन रही हैं, जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, कुछ लोग गरीब हो रहे हैं, कुछ लोग अमीर हो रहे हैं, गैप बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट का ये इरादा है कि जो विकास हो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो और इकोनॉमिक इक्वलिटी कुछ हद तक कम हो, एक्यूट रूप ना ले रहे। तो ये ट्विन ऑब्जेक्टिव से वो इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना चाहती है, डिफरेंट काम करना चाहती है। दोस्तों, अब हम इसके बाद जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बजट पे अपनी राय देने जा रहे हैं और वो फ्रैंक और फ्री राय होगी। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा
कि मैं न बीजेपी का आदमी हूं, न मैं कांग्रेस का हूं, न किसी विपक्ष के अन्य किसी पार्टी का हूं। मैं एक हमारे और आपकी तरह एक आम सिटीजन हूं। लेकिन एक एक ही मत भूलिए कि मैं फाइनेंस का प्रोफेसर हूं। मैं फाइनेंस के क्षेत्र में मैंने काफी लंबे समय तक काम किया है। मैंने ब्यूरोक्रेसी में 32 साल काम किया है। तो जो भी मैं बात कहूंगा वो पूरे अथॉरिटी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ करना चाहूंगा। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो बजट में जो भी दिया गया है, बजट जो भी कहना चाहता है, वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, और 10 में से मैं कितना नंबर इस बजट को दूंगा, ये भी मैं आपको वीडियो के आखिर में बताने जा रहा हूं। अगर मैं एक निष्पक्ष रूप से इस बजट को देखना चाहूं, एक फाइनेंस प्रोफेशनल के रूप में, एक देश के नागरिक के रूप में, तो मैं इस बजट को देश के सामने मौजूद चुनौतियों के संदर्भ में देखूंगा। इस वीडियो के शुरू में ही हमने आपको कुछ चुनौतियां बताई थी। पहली चुनौती है दिन पर दिन बढ़ती हुई बेरोजगारी। दूसरी चुनौती है आर्थिक विषमता, और इसकी जड़ में एक ऐसी चुनौती है कि पढ़े लिखे नौयुवकों का नौकरी देने योग्य न होना, उनके अंदर आवश्यक कैपेबिलिटी का अभाव। इससे रिलेटेड चुनौती है इसके आधार में खराब शिक्षा व्यवस्था, अप्रभावी शिक्षा व्यवस्था, अप्रभावी पब्लिक हेल्थ सिस्टम, एबनॉर्मल डिले इन जस्टिस, न्याय में मिल रही देरी, नेशनल सिक्योरिटी की बात हमने की आपसे, और लेबर इंटेंसिव सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है। ये हमारी चुनौतियां हैं। अब सवाल है कि जो भी इस बजट में प्रोवाइड किया गया है, क्या वो इन चुनौतियों को पूरा करेगा, जब तक कि कोई आवश्यक कदम न उठाया जाए। दोस्तों, मैंने जैसा बोला कि आप 1 करोड़ लोगों को अप्रेंटिस ट्रेनिंग दिलवा देंगे इंटर्नशिप में, 4 करोड़ जॉब बनाने के लिए आप तमाम सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने जा रहे हो, लेकिन जब उसका फाउंडेशन ही गड़बड़ है तो ऊपर कौन सी ट्रेनिंग लेकर के वो एक्सपर्टाइज हासिल कर लेगा। आज हमारे देश में तमाम ऐसे स्कूल हैं, हजारों की संख्या में, जिसमें केवल एक टीचर है। अगर वो टीचर किसी वजह से छुट्टी पे जाना पड़े, बीमार पड़ जाए, कुछ पड़ जाए, स्कूल बंद हो जाएगा। हमारी शिक्षा रटन शिक्षा हो गई है, न क्रिएटिव बनाती है लोगों को, न सोचने योग्य बनाती है, न एथिकल स्टैंडर्ड उनके अंदर डेवलप कर रही है, न कैरेक्टर बिल्डिंग कर रही है, न सही सोच डेवलप कर रही है। विषय ज्ञान तोते की तरह पढ़ा रही है, उनको दे रही है, जनरल नॉलेज पढ़ा रही है। तो जब तक हम अपनी शिक्षा को बेहतर नहीं करेंगे, जब तक हमारे नवयुवक जो पढ़ के निकल रहे हैं उनकी सोच सही नहीं होगी, उनके अंदर क्वेश्चनिंग की प्रवृत्ति पैदा नहीं होगी। एक बच्चा शुरू में कितना सवाल करता है, माँ बाप से छोटा रहता है, स्कूल में भेज दीजिए 5 साल, गूंगा बन जाएगा, स्कूल उसको बोलने नहीं देता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इस बजट में कहीं 1 लाइन 2 लाइन मिल जाएगी कि स्टेट और सेंट्रल मिलके शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेंगे, क्वालिटी को ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? इसमें 2 चीजें हैं। एक तो आपको एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक टीचर से स्कूल नहीं चलेगा। आपको मिनिमम टीचर स्टूडेंट रेशियो को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी एक क्वालिटी एजुकेशन आप दे पाओगे। तो पहला तो एलोकेशन, हम 3% एलोकेट करते हैं शिक्षा को, अमेरिका 5% कर रहा है, जर्मनी कनाडा 5.5 कर रहा है। हालांकि रिकमेंडेशन 6% की है। भाई 6% मत करो, कम से कम 5% तो करो, 4.5% तो करो, 1.5 तो करो, और ये स्टेट और सेंट्रल दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। इसलिए बालू की दीवार पर आप ये सब एक्टिविटी करके सफलता नहीं हासिल कर सकते। तो पहला मेरा कमेंट ये है, जब तक शिक्षा को आप ठीक नहीं करोगे
तब तक आप इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। अगर बच्चा कॉम्पिटेंट निकलेगा तो वो अपना काम करेगा, नौकरी करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप करेगा, कुछ भी करेगा, आप पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा वो। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि कोई भी कंपनी इसलिए जॉब नहीं देती है क्योंकि उस जॉब के लिए बनी है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए बनी है। जब तक मार्केट नहीं होगा, जब तक लोगों की परचेजिंग पावर नहीं होगा, जब तक उसके प्रोडक्ट का मार्केट नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी, वो यूनिट नहीं बैठाएगी, स्पेंड नहीं करेगी। आप कितना पैसा दे दिए, लोगों को नहीं रखेंगे। तो केवल इसलिए कि आपने कुछ इंसेंटिव दे रहे हो कि आप रख लोगे तो हम आपको कुछ इंसेंटिव दे देंगे, इस वजह से कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको किसी को रखने नहीं जा रहा है। तो जब तक आप इकॉनमी को फ्री नहीं छोड़ोगे, लोगों के क्रिएटिव पावर को आप अनबाउंड नहीं करोगे, लोगों को कैपेबल नहीं बनाओगे, लोग अपनी मर्जी से अपॉर्चुनिटी चुन कर बिजनेस नहीं करेंगे, वो जॉब नहीं देंगे, आपके कहने से जॉब नहीं मिलने वाली है। जहां तक अप्रेंटिस का सवाल है, मैंने बोला कि जब बेसिक गड़बड़ है तो कोई कंपनी कौन सा ट्रेनिंग आपको दे देगी जब आप जीरो लेवल पे हो। तो इस वजह से हमको फंडामेंटल वर्क करने की जरूरत है। दूसरी चीज हमने ये कहा आपसे कि हेल्थ पर इतना पैसा खर्च हो रहा है, लोगों का प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर बैठा हुआ। आपको पता है कितना पैसा खर्च हो रहा है स्टेट पे हेल्थ पे? 3.2% हम खर्च कर रहे हैं। अमेरिका इस पर 16% खर्च करता है। तो सवाल यह है कि अगर हम हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देंगे, आयुष्मान भारत का आप देखिए जो भी अलॉटमेंट है कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। हमने पिछले वीडियो में बोला था, बजट के पहले जो वीडियो हम लाए थे, कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है 5 लाख का, उसको 10 लाख कीजिए और यूनिवर्सल बनाइए उसको। तो उसके लिए आपको अलॉटमेंट करने पड़ेंगे, तब हो पाएगा। कैसे होगा इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, केवल हम मांग नहीं कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन भी देंगे आप। तो हेल्थ पर आपको एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा। अभी जो हेल्थ के एलोकेशन है वो काफी कम है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये बजट नौकरी जनरेशन की तो बात कर रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि इसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए अपने हिसाब से हमने काफी किया हुआ है। लेकिन विपक्ष से भी मेरा एक सवाल है कि आप तो जाति जनगणना करना चाहते हैं, तो आपका तो केवल इरादा यह है कि जो सरकारी नौकरी है उसकी बंदर बांट की जाए। आपको जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लानी है, जनरेट करना है, उसके बारे में आपका विजन क्या है? वो तो आप कुछ बताते नहीं हो। आप तो केवल कहते हो जॉब मिलनी चाहिए। कैसे मिलेगी वे तो बताइए ना, क्या पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए? जब आप बजट पे चर्चा करने जा रहे हो तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए, बताइए कि ये नहीं ये करेंगे तो जॉब आएगी। आप बताइए, केवल ये कहना कि जॉब आनी चाहिए, ऐसे आने से जॉब तो आ नहीं जाएगी। आपको उसका सोल्यूशन देना पड़ेगा, तब जॉब आएगी। एक बात तो मैं कहूँगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर थ्रस्ट एरिया हमारा है। जब तक हम कैपिटल इंटेंसिव यूनिट को बढ़ावा देंगे, लेबर इंटेंसिव यूनिट को इनकरेज नहीं करेंगे, तब तक जॉब कैसे बढ़ेगी? एआई का जमाना है, एआई जॉब खाता जा रहा है। तो हमको टैक्स सिस्टम को अपने ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा कि जो लेबर ओरिएंटेड यूनिट्स हैं उन पर टैक्स ब्रेक उनको दीजिए, और इस तरीके से दीजिए ताकि उनका जो माल है मार्केट में जा करके कॉम्पिटिटिव बना रहे, तब वो उसको कर पाएंगे। ऐसा इंसेंटिव देने से कोई फायदा नहीं है जिसमें उनको रियल रिलीफ ना मिले, और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं वो उनको खा जाए मार्केट में, वो सर्वाइव न कर पाए। तो आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी जो है जॉब क्रिएशन होगा। सरकार ने अच्छा काम किया है, उसने जो कैपिटल गेन टैक्स को रेशलाइज किया है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। मेरा ये मानना है कि अगर मैं कमा रहा हूं तो मेरे को टैक्स भी देना चाहिए। मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करता, मैं इन्वेस्टर हूं, मैं लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो हमारा इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में है, और वो 10 की जगह पर हम 12.5 भी देंगे अगर देश को जरूरत है। अटल पैसा सरकार कहाँ से लाएगी अगर उसको देश को चलाना है? अभी भी 16 लाख करोड़ से ज्यादा हमको लोन लेना पड़ रहा है। अभी 5
5.8 लाख करोड़ का डेफिसिट है। अब आइए हम लोग इस बात पे चर्चा करें कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है इसको कैसे कम कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दो कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करिए, जीरो बेस्ड बजट और परफॉर्मेंस बजट। जीरो बेस्ड बजट का मतलब सिंपल टर्म में अगर आपको समझाना चाहूं तो ये है कि जो एक्टिविटी मान लीजिए कि डिफेंस है, 6.22 लाख करोड़ का आपने बजट दिया, आप इसको एग्जामिन करिए कि पहले से जो एक्टिविटी वहां चली आ रही है क्या उनकी जरूरत है आज की डेट में। जो कल था वो आज नहीं रहेगा, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। कंटिन्यूसली चीजें चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सिचुएशन बदल रही है। तो बदलती हुई सिचुएशन के संदर्भ में क्या वो एक्टिविटी अभी भी करने की जरूरत है जो आप कर रहे थे, और क्या उसी तरह से करना चाहिए जिस तरीके से आप कर रहे थे। तो अगर आप किसी भी एक्टिविटी को जीरो लेवल पे जाके रिव्यू करें कि जरूरत है या नहीं है, नहीं है तो खत्म करिए। अगर करना जरूरी है तो बेस्ट तरीके से करिए, आज के हिसाब से करिए। दो चीज अगर आप कर लेंगे तो आप कंसिडरेबल सेविंग कर सकते हो। मेरा ये मानना है कि डिफेंस का जो 6.22 है, मिनिमम 10% आप उसमें से बचा सकते हो जीरो बेस रिव्यू करके। यानी 62,000 करोड़ रुपया बचेगा एक मिनिस्ट्री में आपका। ये सभी मिनिस्ट्री पे लागू होता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, परफॉर्मेंस बजट, आउटकम बजट। भाई जो पैसा डाल उसका आउटपुट क्या हो रहा है। हमने बताया आपको कि 100 लाख करोड़ गवर्नमेंट खर्च कर रही है, स्टेट सेंटर 100 लाख के करीब पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, और जीडीपी 293 है। ये क्या माजरा है, ऐसा क्यों है? इसलिए कि हम पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है और सरकार भी कर रही है, कायदे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम उसका, इसलिए उससे हमको फायदा नहीं मिल रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि माइक्रो लेवल पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं गोरखपुर में पोस्टेड था फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में। हमारे जनरल मैनेजर रोज हमसे कहते थे कि भाई सिग्नलिंग केबल अगर आ जाएगा खरीद करके तो ट्रेन जो रुक रही है सिग्नल के बाहर वो रुकना कम हो जाएगा, उनका खत्म हो जाएगा। और काफी रोज डिस्कशन होता था। सिग्नल केबल आया, कुछ दिन बाद वो लगा भी, यार्ड की रिमॉडलिंग हुई, लेकिन जो ट्रेनों का ठहराव है उसमें कोई कमी नहीं आई एवरेज पर ट्रेन। तो क्या फायदा हुआ इस पैसे का जो हमने लगाया उसमें? तो पैसे का जो रिजल्ट है वो तो देखिए, उसको मॉनिटर करिए, आउटकम को देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरी मैं आपको बताता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का रिपोर्ट देखिए। जो भी आपके कैपिटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे रेलवे को हो, चाहे रोड के हो, चाहे किसी और सेक्टर में हो, उसमें टाइम और कास्ट ओवररन देखिए। 3-3, 4-4 साल का डिले हो रहा है, और 20%, 25%, 30% का एस्केलेशन हो रहा है उसके कास्ट में, उसकी इकोनॉमिक्स खराब हो रही है। और जब हम पैसा लगाते हैं तो बंदरबाट करते हैं। हम वहां पैसा नहीं लगाते जो उस प्रोजेक्ट को जल्दी जल्दी खत्म करें। जितना जल्दी आप प्रोजेक्ट खत्म करोगे उतने कम कास्ट में बढ़ेगा, उतनी ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। ये आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना हुआ है लखनऊ से लेके आजमगढ़ या गाजीपुर तक। मैं अक्सर जाता रहता हूँ, 2-4 गाड़ी से ज्यादा 5 में दिखती नहीं है। हमको लगता है कि जो लोग टोल के लोग वहां बैठे हुए हैं उनकी तनख्वाह शायद निकल रही हो। तो जो 36,000 करोड़ या 3,000 करोड़ 5,000 करोड़ लगाया गया वो रिटर्न कहाँ से करेंगे आप? लोन लेकर के तो सारा काम कर रहे हैं आप। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कायदे से जीरो बेस रिव्यू करें, पैसे को सही जगह लगाएं, सही तरीके से लगाएं, और प्रोजेक्ट को प्रॉपरली मॉनिटर करें, सही उसको फंडिंग करें ताकि समय से पूरा हो, तो काफी पैसा बच सकता है। और ये 5.80 का जो रेवेन्यू डेफिसिट है ये तो सर्टेनली कम किया जा सकता है। यहाँ पे मैं बात करूंगा दो लोगों की। एक जो है वर्किंग ब्यूरोक्रेसी है, 19% तनख्वाह पे जाता है पूरे बजट का। आप सोच लीजिए 48 लाख करोड़ का 19%। इन लोगों की जिम्मेदारी है कि ये लोग अपना काम ठीक से करें। और इस संदर्भ में एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, वो है एजेंसी कास्ट। आफ्टर ऑल ये जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं ये क्या है? दे आर एजेंट ऑफ द पब्लिक टू डू पब्लिक वर्क। और अगर ये लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पब्लिक हित को सेक्रीफाइस करेंगे, करप्ट प्रैक्टिस अपनाएंगे, गलत डिसीजन लेंगे, प्रॉम्प्ट डिसीजन नहीं लेंगे, तो प्रोजेक्ट की कास्ट बढ़ेगी, ज्यादा खर्चा होगा, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होगा, और ओवरऑल रिजल्ट जो होगा वो आएगा नहीं बजट का आउटपुट, और जीडीपी का वही रेशियो रहेगा जो मैंने आपको बताया है। हम एक गरीब देश हैं,
हमको कोई हक नहीं है कि हम ऋण लेकर के घी पिए। जैसा कि मैंने बताया कि 6 लाख करोड़ जीएसटी जो आ रहा है गरीब लोग दे रहे हैं, उसको आप दुरुपयोग नहीं कर सकते उसका। तो चूंकि ये हमारे परिवार के लोग हैं, मैं ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, फाइनेंस का आदमी रहा हूँ, मैं गुजारिश करूंगा ब्यूरोक्रेसी कि अपना काम ठीक से करिए, जीरो पे से रिव्यू करिए, परफॉर्मेंस रिव्यू करिए अपने बजट का, और वो पैसा मांगिए जो आपको वास्तव में जरूरत है, और उसका परफॉर्मेंस करके दिखाइए, आउटपुट करके दिखाइए। पैसा डालना काफी नहीं, आउटपुट भी देखने की जरूरत है। आज स्मार्ट सिटी के नाम पे तमाम पैसा खर्च हो रहा है और सारे ड्रेन चौक रहते हैं, एक बारिश में पूरा पानी भर जाता है, आना जाना मुश्किल हो जाता है, कंजेशन की हालत खराब है, प्रदूषण की हालत खराब है, शहर रहने लायक नहीं है। ये क्या आउटकम है? पैसा तो जा रहा है, क्यों निकल क्यों नहीं आ रहा कुछ उसमें से? तो केवल बजट बढ़ा देने से, 48 लाख करोड़ अलॉट कर देने से काम नहीं बनने वाला है। तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो बजट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कितना डेडिकेशन के साथ उसको कर रहे हो। दूसरा खर्चा 19% पेंशन पे जा रहा है। तमाम पेंशनर से जो पेंशन ले रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि देश के प्रति कुछ वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, कुछ हेल्प करें। मैं अपना कर्ज उतार रहा हूँ वीडियो बना करके, आपको पूछिए, बता रहा हूँ। सब लोग कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं समाज को, देश को, तो उनको करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर हम जो भी पैसा मिला है उसको कायदे से इस्तेमाल करें, ईमानदारी से इस्तेमाल करें, करप्शन पे कंट्रोल करें, रियल टर्म्स में कंट्रोल करें, तो ये बजट बहुत कुछ हमको दे सकता है। बशर्ते हम एजुकेशन को स्ट्रांग बनाएं, इफेक्टिव बनाएं, पर्पसफुल बनाएं, हेल्थ को इंश्योर करें। और अब आ जाइए न्याय पर कि कितना डिले होता है और कितना एलोकेशन है, 0.1%। ये सफिशिएंट नहीं है, इसको बढ़ाने की जरूरत है और कोर्ट की प्रक्रिया को बदलने की जरूरत है। तारीख पे तारीख नहीं मिलनी चाहिए, एक नियमित टाइम में आपको जजमेंट देना है, जो भी जजमेंट देना आप दीजिए। आप अननेसेसरी एक्सटेंड नहीं कर सकते। अपील सिस्टम है, आदमी जाएगा, ऊपर जाएगा, जो भी होगा होगा। आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप साल भर के अंदर जजमेंट दीजिए, 2 साल के अंदर दीजिए, 10 साल 20 साल लटकाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप ही तनख्वाह दे रहे हो। इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि हम आपको ये कह रहे हैं कि आप ये पर्टिकुलर जजमेंट दीजिए, जो मर्जी वो जजमेंट दीजिए, लेकिन 3 साल के अंदर दीजिए। तो एक बहुत बड़ी बात है, पैसा दिया गया है, पैसे का उपयोग करने की जरूरत है। अगर वो उपयोग नहीं होगा तो निश्चित रूप से यह बजट को डिलीवर नहीं कर पाएगा जिससे इसकी उम्मीद की जाती है। मेरे को काफी खुशी है कि प्रजातंत्र ने अपना रंग दिखाया है। भले बीजेपी ये स्वीकार न कर रही हो कि उसने जो पिछली पॉलिसी लेके चली थी उनका रिजल्ट सही नहीं मिला है, लेकिन इस बजट ने साबित कर दिया है कि उसने अपनी गलती मान ली है। उन्होंने अपनी गलती मान ली है कि जो भी हम डेवलपमेंट अभी तक कर रहे थे वो जॉबलेस था और हमको जॉब क्रिएट करने की जरूरत है। इसलिए पूरा इस बजट का जो थ्रस्ट है एम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी को कम करने के पर ये फोकस कर रहा है। कहाँ तक कर पाएगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर जो भी पॉलिसी आपने अनाउंस किया है उस पर अमल करिए ईमानदारी से, और कुछ सेक्टर जहां आपने लोकेशन कम रखे हैं उसको बढ़ाइए, इंप्रूव करिए, तो निश्चित रूप से बजट डिलीवर करेगा। और चूंकि आप 5 साल का मोस्टली आपने ये सारा प्लान बना के पेश कर रहे हैं इस बजट के अंदर, और आप ये कहना चाहते हैं कि 2047 तक हम भारत को विकसित देश बनाएंगे, तो निश्चित रूप से विकसित देश तो होना ही चाहिए, साथ में हैप्पी देश होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए लोगों के अंदर, लोगों के जीवन का स्तर बेहतर होना चाहिए, गरीब से गरीब व्यक्ति भी एक रीजनेबल लाइफ स्टाइल या एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और ये ऑब्जेक्टिव तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप एजुकेशन को ठीक से हैंडल नहीं करोगे, हेल्थ को हैंडल नहीं करोगे, और जस्टिस को हैंडल नहीं करोगे, और नेशनल सिक्योरिटी को हैंडल नहीं करोगे, लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल नहीं करोगे। आपका काम बिजनेस करना नहीं है। आज बिजनेस सरकार कर रही है, वो सब छोड़ दीजिए। और एक बात मैं कहूँगा, लैंड रिफॉर्म की आप बात कर रहे हो, लैंड प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हो। सरकार तो सबसे बड़ी लैंड ओनर है जो अपने लैंड को वेस्ट कर रही है। रेलवे को लीजिए, डिफेंस को लीजिए, लाखों हेक्टेयर जमीन उनके पास है और ऐसे पड़ी हुई है बिना किसी मतलब के। उसको आप कमर्शियली एक्सप्लॉइट करिए, इकोलॉजी को ध्यान में रख के कुछ पैसा कमाइए, देश के बजट को कुछ रिलीफ मिले, लोगों को रिलीफ मिले, इसके बजाय कि आप उस पर टैक्स पे टैक्स लाते चले जाइए। तो सरकार क्या कर रही है इसके लिए?
सरकार के पास तमाम तरह की बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, जमीन खाली पड़ी हुई है और रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, उनका मोनेटाइजेशन क्यों नहीं कर पा रही है? दोस्तों, मैं कई 2-3 साल तक प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मैंने काम किया है, लेक्चर्स भी लिया है। हमारे क्लाइंट को यही नहीं पता है कि कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट बनाया जाए, कैसे उनको हैंडल किया जाए, कैसे प्राइवेट सेक्टर को इस्तेमाल किया जाए पब्लिक सर्विस देने के लिए, ताकि कम पैसे में सर्विस सरकार लोगों को मिल सके। इसका ये मतलब नहीं कि आप कॉन्ट्रैक्टर से मिल जाएंगे और उसके फायदे के लिए काम करेंगे। दोस्तों, मैं अवध विहार योजना में रहता हूँ। तमाम खाली जमीन पड़ी हुई है, पूरा कूड़ा घर बन चुका है और सड़क पे सड़क बनाए जा रही है, टाइल्स लगाए जा रहे हैं, रहने वाला कोई नहीं है। 10% नॉर्मली जमीन इस्तेमाल हो रही है, बाकी पे खाली पैसा खर्च हो रहा है, जमीन बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है। तो ऐसे स्थिति में आप यह नहीं कर सकते कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। जब तक आप लेबर रिफॉर्म रियल टर्म्स में नहीं करेंगे, तब तक आप प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते। एंटरप्रेन्योरशिप को आप बढ़ावा दीजिए। जब तक इंस्पेक्टर राज खत्म नहीं करोगे, तब पैसा देने से कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर राज खत्म करिए। यूनिट हमको चलाना है, आपको नहीं चलाना। हम घाटे में जाएंगे, हम जाएंगे, फायदे में जाएंगे, आप जाएंगे। और आप क्यों होते हैं बताने वाले, ये करो ये ना करो। इसलिए एक टोटल फ्रीडम मिलनी चाहिए एंटरप्रेन्योर्स को अपना काम करने के लिए। उनको इकोसिस्टम मिलना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, ताकि वो लोग जो चाहे वो काम कर सकें। ऑटोमेटिक एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पैसा देने से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता है। आप उनको सपोर्ट करिए, एक ऐसा एटमॉस्फेयर दीजिए ताकि वो उसमें अपना काम धंधा कर सके। आज एक कोर्ट में चले जाइए, कोई कमर्शियल डिस्प्यूट लेके 20 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, तो कॉमर्स करेगा कि डिस्प्यूट मैनेज करेगा? तो ऐसे वातावरण में इस तरह के जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, ये करने से आप जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाओगे, इनइक्वालिटी कम नहीं होगी, लोगों का देश जीवन खुशहाल नहीं बन पाएगा। इसलिए मेरा दोस्तों ये मानना है कि इस बजट को ईमानदारी से लागू करने की जरूरत है और कुछ सुधार करने की जरूरत है। जहां पैसा कम है वहां बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप ये जानना चाहें कि हम 10 में कितना नंबर इस बजट को देंगे, तो मैं 10 में इसको 7 नंबर देना चाहूंगा। 70% मार्क मैं सरकार को दूंगा, तो कम से कम उसने सोचा तो सही। लेकिन बाकी जो 30% है वो उसको तब मिलेगा जब वो रियल इश्यूज को हैंडल करना चाहेगी और डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप के दबाव में नहीं आएगी। तमाम इंटरेस्ट ग्रुप है अपना अपनी बात मानते हैं कि सबको टैक्स कंसेशन चाहिए और सबको सुविधा चाहिए। कैसे पॉसिबल भाई? आप टैक्स नहीं दोगे तो सुविधा कैसे मिलेगी? लेकिन अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हमको सुविधा मिलनी भी चाहिए। अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हमको शिक्षा मिलनी चाहिए, हेल्थ मिलना चाहिए, जस्टिस मिलनी चाहिए। तीनों सरकार नहीं दे पा रही है। तो जो सरकार का काम वो तो कर नहीं रही है, बाकी सब काम कर रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात कंक्लूड करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि जो ये बजट आया है 2024-25 का, ये डायरेक्शन इसकी सही है, इंटेंशन सही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मैटर करेगा कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट सरकार करती है, कैसे इसको पेश करती है आउटपुट के टर्म में, और क्या इसे अचीव कर पाती है। तो अगर ईमानदारी से ये करेंगे तो निश्चित रूप से देश का भला होगा और एज ए पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को इसका लाभ भी मिलेगा। लेकिन उसको समझना चाहिए, किसानों की बात आप करते हो, लेकिन जो किसानों की जमीन जब एक्वायर करते हो तो 10 साल पुराने सर्किट रेट पे करते हो, फिर 2000 को पकड़ा दे तो सम्मान के रूप में। यह सम्मान नहीं, अपमान है। तो आप रियल इश्यूज को समझिए। किसान क्यों परेशान हो रहा है? इसलिए परेशान हो रहा है कि आप उसके रियल प्रॉब्लम को नहीं हैंडल कर रहे हो, कॉस्मेटिक रूप से हैंडलिंग कर रहे हो, इसलिए वो आपसे नाखुश है। इसलिए बीजेपी बहुमत नहीं मिल पाया उसको। लेकिन अभी भी उसको ये समझ में बात नहीं आ रही है कि वो किसानों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है। तो किसी को 1000-2000 रुपया देने से उसका काम नहीं चलने वाला है। उसके फंडामेंटल को ठीक करिए, कृषि के फंडामेंटल को ठीक करिए। हमारे कई वीडियो इस पर हैं कि कैसे कैसे हो सकता है, आप देख सकते हैं उसको। दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक अगर देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप निश्चित रूप से कमेंट करके हमको बताएंगे कि जो हमने अपने विचार रखे इस बजट पे, कहाँ तक आप उससे सहमत है, कहाँ तक आप उससे सहमत है। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमेशा कोशिश करिए अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने, अच्छा देखें, ताकि आपकी की जो पर्सनालिटी बेहतर बने, आप बेहतर बने, आप सक्सेस होने का चांस आपका बेहतर बने। और एक चीज़ और, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, अच्छा खाइए, अच्छी नींद लीजिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।